ये कहानी आपको हंसाएगी भी और अंदर तक चुभेगी भी, क्योंकि ये गांव की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। नाम है राग दरबारी। अध्याय 1। शिवपालगंज का स्वागत। शिवपालगंज एक आम सा गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर दीवार, हर गली और हर आदमी की चाल में राजनीति की परछाई है। ये गांव उत्तर भारत की ठेठ मानसिकता और व्यवस्था की तस्वीर प्रस्तुत करता है। जैसे ही आप शिवपालगंज में प्रवेश करते हैं, आपको ये एहसास होता है कि ये स्थान अपनी चाल, चरित्र और चेहरों से बिल्कुल अलग है। ये अध्याय शुरू होता है रंगनाथ के गांव आगमन से। रंगनाथ, जो एक पढ़ा लिखा युवक है और शहर से गांव आया है, उसका स्वागत बड़े ही व्यंग्यात्मक माहौल में होता है। वो गांव के माहौल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि यहाँ चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। गांव के प्रधान हैं वैद्य जी। वैद्य जी केवल आयुर्वेद के जानकार नहीं, बल्कि पूरे गांव की राजनीति, स्कूल, पंचायत और यहाँ तक कि शादी ब्याह की बागडोर तक अपने हाथ में रखते हैं। वो हर मामले में हस्तक्षेप करते हैं और अपने आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा बनाए रखते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। गांव में एक मिडिल स्कूल भी है, जो शिक्षा से ज्यादा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। वहाँ के शिक्षक, विद्यार्थी और प्रधानाचार्य सभी अपने अपने हित साधने में लगे हैं। शिक्षा वहाँ केवल दिखावे की चीज है। रंगनाथ को ये देखकर आश्चर्य होता है कि गांव की हर समस्या का हल बातों में ही निकाल लिया जाता है, लेकिन जमीनी बदलाव कभी नहीं होता। लोग मालगाड़ी की तरह बातें करते हैं, लंबी, धीमी और बेकार की। वहीं गांव में गुटबाजी भी खूब है। एक तरफ वैद्य जी का गुट, दूसरी तरफ उनके विरोधी। लेकिन विरोध भी एक दिखावा है, असली मकसद है खुद का लाभ। गांव के लोग हर चीज को तोड़ मरोड़ के अपने मतलब के अनुसार ढाल लेते हैं। अध्याय के अंत में रंगनाथ को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि गांव में जो कुछ भी चलता है वो एक दरबारी शैली में होता है, जहां सत्ता, स्वार्थ और संबंधों की राजनीति हर निर्णय को प्रभावित करती है। अध्याय 2। शिवपालगंज की सुबहें भी बाकी गांव जैसी ही होती थीं, लेकिन यहाँ के हालात और चरित्र कुछ अलग थे। गांव की गलियों में धूल उड़ती थी, लेकिन उस धूल के साथ साथ राजनीति की परतें भी हर दिशा में फैली हुई थी। यहाँ हर आदमी किसी न किसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमता था और हर बात के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता था। विद्यालय बाहर से देखने पर भले ही शिक्षा का मंदिर लगता हो, लेकिन अंदर से वो राजनीति और व्यक्तिगत लाभ का अखाड़ा था। वहाँ मास्टर लोग समय पर नहीं आते थे, और जब आते भी थे तो उनका ध्यान पढ़ाने में कम, अपनी धाक जमाने में ज्यादा रहता था। शिक्षक और छात्रों के बीच शिक्षा का नहीं, बल्कि आपसी समर्पण और सहूलियत का रिश्ता था। विद्यालय के रजिस्टरों में छात्रों की उपस्थिति तो होती थी, लेकिन वे छात्र अक्सर कहीं और घूमते नजर आते। परीक्षा एक रस्म थी, और पास फेल का निर्णय भी ज़रूरत और संबंधों के अनुसार तय होता था। यहाँ के मास्टर किसी पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रधान जी के मूड और गांव की राजनीति के अनुसार पढ़ाते थे, अगर पढ़ाते थे तो। गांव की पंचायत और विद्यालय के बीच एक अदृश्य रिश्ता था। पंचायत के निर्णय अक्सर विद्यालय के कामकाज को प्रभावित करते थे, और विद्यालय की गतिविधियां पंचायत के चुनावी समीकरणों को। प्रधान जी जब चाहते विद्यालय में कोई नया नियम बनवा देते, और जब चाहते मास्टरों को किसी बैठक या यात्रा में भेज देते। शिवपालगंज की ये व्यवस्था धीरे धीरे इतनी जटिल हो गई थी कि कोई समझ नहीं पाता था कि कौन क्या कर रहा है और क्यों। हर काम में कोई ना कोई चाल होती थी, और हर निर्णय के पीछे कोई व्यक्तिगत योजना। विद्यालय, जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए था, अब संबंधों, राजनीति और सत्ता का अड्डा बन चुका था। गांव के लोग इस सब को सामान्य मान चुके थे। वो जानते थे कि यहाँ हर बात जुबान से नहीं, संकेतों और संबंधों से होती है। बच्चों के अभिभावक भी जान चुके थे कि पढ़ाई केवल दिखावे की चीज है, असली चीज है कनेक्शन, संबंध और पहुंच। अध्याय 3। शिवपालगंज के प्रधान श्री वासुदेव सिंह, जिन्हें लोग आदर से लंगड़ कहकर पुकारते थे, इस गांव की राजनीति के असली धुरी थे। वो दिखने में सीधे साधे थे, लेकिन उनकी चालें ऐसी थी कि अच्छे अच्छे चक्रव्यूह में फंस जाएं। उनके बिना गांव में न तो कोई सभा होती थी, न कोई फैसला। उनकी बात ही आखिरी होती थी, भले वो न्याय के खिलाफ हो। आज गांव में पंचायत की बैठक थी। मुद्दा था स्कूल में नए मास्टर की नियुक्ति, लेकिन असली मुद्दा था किसका आदमी बैठेगा उस कुर्सी पर। बैठक में गांव के खास लोग शामिल हुए। मास्टर बद्रीनाथ, चतुर बनिए, लाठी लिए बूढ़े चौधरी और कुछ नई सोच वाले नौजवान। सबकी अपनी अपनी चालें और फायदे थे। बैठक शुरू हुई तो बात पढ़ाई लिखाई की हुई, लेकिन जल्द ही बातचीत बहक गई। प्रधान जी ने कहा, विद्यालय में पढ़ाई का स्तर गिर गया है। मास्टर बद्री बोले,
हमारे पास स्टाफ कम है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। कोई तीसरा बोला, सरकार भी ध्यान नहीं देती, सब राजनीति है। और ये सुनते ही असली राजनीति शुरू हो गई। एक-एक कर सब ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम उछाले। कोई किसी को अपना रिश्तेदार बता रहा था, कोई किसी को ईमानदार और होशियार लड़का कह रहा था। लेकिन हर नाम के पीछे अपना स्वार्थ था। कोई जमीन चाहता था, कोई समर्थन, कोई सिर्फ वासुदेव सिंह की कृपा। प्रधान जी सब सुनते रहे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि जितनी देर लोग बोलते रहेंगे, उतना ही वो सबके दिमाग पढ़ सकेंगे। उनके लिए ये बैठक एक चाल थी, और चालें बोलकर नहीं, मुस्कुराकर चली जाती हैं। फिर जब सब चुप हुए, उन्होंने धीरे से कहा, सबकी बातें ठीक हैं, लेकिन फैसला गांव के हित में होगा। जिसका नाम हम देंगे, वही मास्टर बनेगा। बैठक खत्म हुई, सब बाहर आए। किसी को पता नहीं था कि कौन मास्टर बनेगा, लेकिन सबको ये पता था कि अब प्रधान जी की चाल चल चुकी है। शिवपालगंज में यही व्यवस्था थी। दिखता कुछ था, होता कुछ और उस सब के पीछे था एक नाम, वासुदेव सिंह। अध्याय 4। स्कूल के मैदान में आज कुछ अलग हलचल थी। गांव के लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ झगड़ रहे थे, कुछ दीवारों पर कोयले से गंदे शब्द लिख रहे थे। मास्टर बद्रीनाथ स्कूल के बरामदे में खड़े सब कुछ देख रहे थे। नाराज भी थे, लाचार भी। वे भीतर से जानते थे कि पढ़ाई से ज्यादा राजनीति इस स्कूल को खा रही है। उसी समय स्कूल में एक नया छात्र आया, रंगनाथ। वो लखनऊ से आया था, अपने मामा वैद्य जी के पास रहने के लिए। वैद्य जी ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाने भेजा था। रंगनाथ पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत और थोड़ा संकोची था। शिवपालगंज की धूल भरी गलियों और टेढ़ी बातों में वो एकदम नया था। स्कूल का माहौल देखकर वो चौंका। ना कोई अनुशासन, न पढ़ाई का माहौल, नहीं कोई नियम। मास्टर बद्रीनाथ में रंगनाथ को देखकर कुछ राहत की सांस ली। कम से कम एक छात्र तो पढ़ाई के लिए आया है। उन्होंने उसे कक्षा में बिठाया, लेकिन साथ ही कहा, यहाँ पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है बेटा। रंगनाथ को ये बात समझ नहीं आई, पर जल्द ही वो सब कुछ समझने वाला था। बाहर मैदान में गांव के नेता लोग बच्चों को घेर घेर कर अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे थे। कोई कह रहा था, अरे ये लड़का हमारा है, इसके पिताजी चुनाव में हमारे साथ थे। कोई कह रहा था, स्कूल में राजनीति से बचा लो, नहीं तो ये भी बिगड़ जाएगा। गांव में स्कूल शिक्षा का केंद्र नहीं, सत्ता का मैदान बन चुका था। हर दीवार, हर डेस्क, हर लड़ाई के पीछे कोई न कोई राजनीतिक धागा जुड़ा था, और ये धागा धीरे धीरे रंगनाथ की समझ में आने लगा था। शाम को वैद्य जी ने रंगनाथ से पूछा, कैसा लगा स्कूल? रंगनाथ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अजीब है मामा, यहाँ पढ़ाई कम और खेल ज्यादा है, पर ये खेल किताबों वाले नहीं है। वैद्य जी हंसे नहीं। वे जानते थे कि रंगनाथ अब असली शिवपालगंज से परिचित हो रहा है, जहाँ किताबों से ज्यादा असर रसूखदार लोगों। अध्याय 5। रंगनाथ अब शिवपालगंज के माहौल में धीरे धीरे घुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हर दिन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता जो उसे चौंका देता। गांव के स्कूल में पढ़ाई की जगह गुटबाजी का बोलबाला था, और राजनीति हर कोने में फैली हुई थी। इस दिन सुबह स्कूल पहुंचे ही थे कि देखा, प्रधान जी के खास आदमी लंगड़ की धमकी से मास्टर बद्रीनाथ ने एक लड़के का नाम काट दिया। कारण, उस लड़के के पिता ने पिछले चुनाव में दूसरे पक्ष का साथ दिया था। रंगनाथ ये सब देखकर परेशान था। उसे ये सब लोकतंत्र नहीं, लंपटगिरी लगती थी। बद्रीनाथ मास्टर, जो खुद कभी आदर्श शिक्षक रहे थे, अब प्रधान और उनके चाटुकारों के दबाव में लाचार दिखते थे। वे रंगनाथ से अक्सर कहते, बेटा, यहाँ पढ़ाई नहीं, बचाव जरूरी है। अपने को बचाते हुए कुछ सीख जाओ तो बड़ी बात है। उसी दोपहर रंगनाथ को स्कूल के एक कोने में कुछ लड़कों ने घेर लिया। वे सब उसी गुट के थे जिनके बारे में गांव में चर्चा रहती थी कि कौन किसके आदमी है। उन्होंने रंगनाथ से कहा, अगर यहाँ चैन से रहना है तो सही लोगों के साथ रहना सीखो, वरना यहाँ कोई नहीं पूछेगा। रंगनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में सवाल थे। शाम को घर लौटकर उसने वैद्य जी से पूछा, मामा, स्कूल क्या सच में ऐसा ही होना चाहिए? वैद्य जी ने गहरी सांस लेकर कहा, रंगनाथ, स्कूल सिर्फ इमारत नहीं होता, वहाँ जो लोग होते हैं वही तय करते हैं कि वो क्या बनेगा। शिवपालगंज में फिलहाल स्कूल सत्ता का अखाड़ा है, पढ़ाई की जगह तो कब की छिन गई है।
इस बातचीत के बाद रंगनाथ को एहसास हुआ कि उसकी किताबों में जो शिक्षा का आदर्श बताया गया था वो तो इस गांव में शायद एक सपना भर है। लेकिन रंगनाथ ये भी जान चुका था कि वो मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। उसे तय करना होगा कि वो इस माहौल से भागेगा या उसका सामना करेगा। अध्याय 6। गांव की सियासत अब रंगनाथ के सामने और भी खुलकर सामने आने लगी थी। वैद्य जी का घर तो जैसे सत्ता का दूसरा केंद्र था, जहां हर शाम गांव के प्रभावशाली लोग जमा होते, योजनाएं बनती और दूसरे गुटों को मात देने की रणनीति तय होती। एक शाम रंगनाथ भी वहीं बैठा था, जब लंगड़ और सूरजभान जैसे नेता टाइप लोग आए। बात चल रही थी पंचायत चुनाव की। सूरजभान ने कहा, इस बार अपने बंदे को प्रधान बनाना है। मास्टर लोग हमारे साथ हैं, बस डॉक्टर साहब की हाँ चाहिए। वैद्य जी मुस्कुराए, डॉक्टर लोग तो हर बार किसी न किसी के साथ होते हैं, लेकिन इस बार गांव को हमारे बंदे की जरूरत है। रंगनाथ को यह सुनकर अजीब लगा। उसे लगा था वैद्य जी जैसे पढ़े लिखे लोग सच्चाई और जनहित की बात करेंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ सत्ता और प्रभाव का खेल लग रहा था। अगले दिन स्कूल में माहौल और भी बदल गया था। जो मास्टर अब तक तटस्थ दिखते थे, वे भी अब गुटों में बंट चुके थे। मास्टर बद्रीनाथ अब खुलकर प्रधान गुट के विरोध में आने लगे थे, क्योंकि उनका तबादला करने की धमकी मिली थी। रंगनाथ को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शिक्षा, सच्चाई, ईमानदारी जैसी बातें इन लोगों की दुनिया में सिर्फ भाषणों की चीजें हैं। असली जीवन में यहाँ चालाकी, गुटबाजी और डर की राजनीति चलती है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां रंगनाथ अक्सर शांति के लिए जाया करता था। उस दिन भी वो वहीं गया। सोचने लगा, क्या मैं इस सब में खुद को खो दूंगा या यहाँ रहकर कुछ बदल सकता हूँ? मंदिर की खामोशी में उसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन भीतर एक आवाज गूंजने लगी कि उसे अभी देखना और समझना है, जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना। शिवपालगंज अभी पूरा खुला नहीं था, लेकिन अब वो उसके बीचों बीच खड़ा था। अध्याय 7। शिवपालगंज में धीरे धीरे रंगनाथ का रहन सहन गांव वालों के नजरों में आने लगा था। उसने देखा कि यहाँ के लोग हर बात पर नजर रखते हैं। कौन किससे मिला, किसके साथ बैठा, कहाँ गया, और फिर उसी के आधार पर बातें बनती हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है सरकारी स्कूल के माहौल से। मास्टर लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे जिला अफसर का दौरा होने वाला है और सबको मिलकर स्कूल की हालत सुधारने का नाटक करना है। रंगनाथ ने देखा कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बच्चे बिना किताबों और डेस्क के पढ़ रहे हैं, लेकिन उस दौरे के लिए कुछ दिन पहले ही दीवारों पर चूना लगा दिया गया, कागजों में सब कुछ ठीक दिखाया गया और बच्चों को नया यूनिफॉर्म भी बांट दिया गया, बस फोटो खिंचवाने के लिए। रंगनाथ ये सब देखकर चुप रहा, लेकिन भीतर ही भीतर हिल गया। उसे महसूस हुआ कि यहाँ सुधार का मतलब सिर्फ दिखावा है। उधर वैद्य जी के घर पर भी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई थी। हर कोई अपने अपने आदमी को आगे बढ़ाने में लगा था। रंगनाथ ने देखा कि वैद्य जी बड़े ही चतुराई से हर गुट को अपनी बातों में ले रहे थे। सबको भरोसा दिलाते कि वही उनके साथ हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने हित देख रहे थे। एक दिन जब रंगनाथ अकेले गांव के बाहर टहल रहा था, तब उसे शिवपालगंज के गांव वाले, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर मिलते हैं। उनसे बात करके वो समझता है कि असली गांव की जिंदगी इन्हीं लोगों की है, जो सियासत से दूर अपनी रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं। ये लोग ना तो गुटबाजी करते हैं, ना राजनीति में गहरे डूबे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं पर असर होता है। रंगनाथ धीरे धीरे ये भी महसूस करने लगा कि गांव में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो असली होता है वो ज्यादा गहरा, छिपा हुआ होता है। उसके भीतर अब सवाल उठने लगे थे कि क्या वो इस माहौल में टिक पाएगा, क्या ये गांव उसे बदल देगा या वो इसे थोड़ा बदल पाएगा। अध्याय 8। गांव में है स्कूल के हेडमास्टर और वैद्य जी के बीच समझौता और बिल्ले पहलवान के गुंडों द्वारा माहौल बनाए जाने की बात। शिवपालगंज की राजनीति अब अपने उबाल पर थी। पंचायत चुनाव की तारीख पास आ रही थी और हर गुट अपनी राजनीति बुनने में लगा हुआ था। इस अध्याय में गांव की सत्ता की असल लड़ाई धीरे धीरे सतह पर आने लगती है। वैद्य जी अब खुलकर अपने प्रिय उम्मीदवार बिल्ले पहलवान को आगे बढ़ाने में जुट गए थे। उन्होंने तय किया कि हर उस व्यक्ति को जो किसी और गुट की तरफ झुका है या जो बिल्ले का विरोध कर सकता है, उसे किसी न किसी तरह से साधा जाए, चाहे मीठी बातों से, वादों से या दबाव से।
रंगनाथ अब इन बैठकों का नियमित हिस्सा बनने लगा था। वो चुपचाप सुनता रहता, लेकिन उसके मन में ये सब असहज करने वाला था। उसे समझ आ गया था कि इस गांव में जनसेवा सिर्फ एक शब्द है, असल में हर कोई अपनी सत्ता और रसूख बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एक घटना इस अध्याय में विशेष है, स्कूल के हेडमास्टर और वैद्य जी के बीच की गुप्त बातचीत। हेडमास्टर, जिनकी अपनी एक इज्जत थी, उन्हें भी वैद्य जी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लिया। उनके बेटे की नौकरी का वादा देकर उन्होंने उन्हें चुनाव प्रचार में बिल्ले के पक्ष में खड़ा कर लिया। इधर बिल्ले पहलवान ने गांव में अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ गुंडों को इकट्ठा कर लिया था, जो विरोधी गुटों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। एक रात रंगनाथ ने गांव की गलियों में उन लोगों को किसी के दरवाजे पर गाली गलौज करते हुए सुना। वो समझ गया कि ये चुनाव एक आम लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ताकत की लड़ाई बन चुका है। इस अध्याय के अंत में एक और रोचक मोड़ आता है। रंगनाथ की मुलाकात एक पुराने शिक्षक मित्र से होती है, जो बाहर के शहर में पढ़ा रहा था और अब गांव आया है। वे दोनों इस राजनीति पर चर्चा करते हैं। वो मित्र भी यही कहता है कि शिवपालगंज जैसे गांवों में बदलाव की उम्मीद एक भोली सोच है। यहाँ जो ढांचा है वो इतने गहराई से गढ़ा गया है कि उसे हिलाना आसान नहीं। रंगनाथ सोच में पड़ जाता है, क्या वो भी अब धीरे धीरे इस गंदी व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। अध्याय 9। शिवपालगंज की हवा अब पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी थी। चौपालों पर बहसें तेज थीं, गलियों में फुसफुसाहटें चल रही थीं, और हर चेहरे पर या तो उम्मीद थी या शंका। इस अध्याय की शुरुआत होती है बिल्ले पहलवान की ताकत बढ़ाने की एक और चाल से। वैद्य जी ने गांव के पुराने मगर प्रभावशाली मुखिया बाबा को भी मनाने की कोशिश की। बाबा सीधे सपाट आदमी थे, लेकिन वैद्य जी ने उनकी जमीन के कागजों से जुड़ी कुछ दिक्कतें पकड़ लीं और संकेत दिया कि मदद तभी मिलेगी जब वो समझदारी दिखाएंगे। बाबा ने उस वक्त तो चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन गांव समझ गया कि वे अब बिल्ले के विरोध में खुल के कुछ नहीं कहेंगे। रंगनाथ अब इस राजनीति के बीच फंसा हुआ था। वो खुद को एक दर्शक की तरह देखता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर चीजें उसे परेशान कर रही थी। उसे लगता कि वो हर रोज कुछ खो रहा है, शायद अपनी ईमानदारी, शायद अपने मूल्य। एक और घटना इस अध्याय में घटती है। गांव के स्कूल में बच्चों के नाम पर चुनावी लाभ देने का ऐलान किया गया। बिल्ले की ओर से स्कूल के लिए नई किताबें, कुर्सियां और एक हैंडपंप लगाने का वादा किया गया। वैद्य जी ने ये सब जनसेवा की तरह पेश किया, लेकिन रंगनाथ समझ रहा था कि ये सब वोटों के लिए बिछाई जा रही एक चतुर बिसात थी। रंगनाथ ने एक बार अपने चाचा से कहा, यहाँ तो सब कुछ मतलब के लिए हो रहा है, न शिक्षा की चिंता न बच्चों की, सब बस वोट और कुर्सी के लिए। चाचा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसी को तो राजनीति कहते हैं बेटा, और राजनीति में नैतिकता ढूंढना पागलपन है। इस बीच गांव में एक नई अफवाह फैली कि बिल्ले के विरोध में खड़े होने वाले दूसरे उम्मीदवार की पत्नी को डराया गया है। उसके घर के बाहर रात में पत्थर फेंके गए, दरवाजे पर लाल रंग छिड़का गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन सभी समझ गए कि ये किसका काम है। रंगनाथ अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। उसने सिर्फ देखना और सुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे एहसास था कि बोलने वाले यहाँ जल्दी निशाना बना लिए जाते हैं। इस अध्याय के अंत में वैद्य जी, स्कूल के मास्टर और गांव के कुछ बुजुर्ग एक गुप्त बैठक करते हैं, जहां तय होता है कि अगले हफ्ते बिल्ले की ताकत दिखाने के लिए एक बड़ी रैली होगी, जिसमें गांव का हर जरूरी आदमी मौजूद होगा। गांव की जमीन अब और भी गहरी चालों से कांपने लगी थी। अध्याय 10। रैली का दिन आ चुका था। शिवपालगंज जैसे छोटे से गांव में जिस प्रकार की हलचल उस दिन दिखी, वैसी शायद ही पहले कभी हुई हो। सुबह से ही गांव के अलग अलग कोनों से लोग जमा होने लगे, कुछ अपनी इच्छा से, कुछ दबाव में और कुछ मुफ्त की चाय समोसे के लालच में। बिल्ले पहलवान की तरह जो खुद को अब नेता मान चुका था, एक नए रंग बिरंगे कुर्ते में मंच पर चढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि विजय का अजीब सा अहंकार झलक रहा था। वैद्य जी पूरे आयोजन के सूत्रधार की तरह पृष्ठभूमि में थे, न ज्यादा दिखते न कम, पर हर निर्णय उन्हीं के इशारे पर हो रहा था। रैली में भाषणों की झड़ी लग गई। सबसे पहले स्कूल मास्टर ने बोलना शुरू किया।
बच्चों की तरक्की, गांव के विकास, नारी सशक्तिकरण जैसे शब्दों में भाषण भरा हुआ था, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं था। फिर एक युवा छात्र ने भाषण दिया जो पहले से लिखा हुआ था और जिसमें बिल्ले की तारीफों के पुल बांधे गए थे। रंगनाथ इस पूरे तमाशे को एक कोने से देख रहा था। वो भीतर से खिन्न था, लेकिन बाहर से शांत। उसने देखा कि मंच पर एक के बाद एक वही लोग आ रहे थे जो कभी नैतिकता की बातें करते थे और अब अवसरवाद की नाव पर सवार थे। फिर बिल्ले ने खुद माइक संभाला। उसका भाषण गांव की इज्जत, संस्कृति, रक्षा और सम्मान पर केंद्रित था, लेकिन बीच बीच में वो अपने विरोधियों पर ताना भी मारता रहा। वो बार बार कहता, हमने काम किया है और करेंगे, लेकिन शांति भंग करने वालों को जवाब मिलेगा। बिल्ले की ये बात लोगों में डर और ताकत दोनों का संकेत दे रही थी। गांव के लोग समझ गए थे कि किस ओर झुकना फायदे का सौदा होगा। रैली के बाद गांव में एक माहौल बन चुका था। बिल्ले के समर्थन में झुकी हवा अब धीरे धीरे आंधी बन रही थी। रात को रंगनाथ चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसने पूरे दिन की घटनाओं को दोबारा सोचा और महसूस किया कि गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, ये अब एक मंच था जहां हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा था, बिना किसी आत्मा के। और उन किरदारों में वो खुद भी शामिल होता जा रहा था, चाहे वो चाहे या नहीं। अध्याय 11। रैली के बाद शिवपालगंज में एक नई गतिविधि शुरू हो चुकी थी। बिल्ले पहलवान अब सिर्फ एक गुंडा या पहलवान नहीं, बल्कि वैद्य जी के आशीर्वाद से जनता का प्रतिनिधि बन चुका था। गांव में चारों ओर उसके समर्थन की हवा बह रही थी, कुछ सच्चे समर्थन में, कुछ डर के कारण। इसी दौरान स्कूल में भी हलचल शुरू हो गई। शिक्षा की जगह अब राजनीति ने ले ली थी। स्कूल का मैदान रैलियों और सभाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा था और मास्टर लोग अंदर खाने एक दूसरे की चालें समझने में व्यस्त थे। रंगनाथ अब और ज्यादा उदासीन हो चुका था। उसे लग रहा था कि गांव की मिट्टी में राजनीति इस कदर घुस गई है कि ना कोई शिक्षक शिक्षक रह गया है, ना छात्र छात्र। वो कभी स्कूल के बरामदे में बैठता, कभी पुस्तकालय की पुरानी किताबों के पन्ने पलटता, लेकिन सब कुछ खोखला लगने लगा था। उधर वैद्य जी की रणनीति गहराती जा रही थी। उन्होंने गांव में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए हर जाति, हर वर्ग के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना शुरू कर दिया था। कोई बीमार पड़ता तो वैद्य जी उसकी दवा भिजवाते, किसी के बेटे की नौकरी लगती तो वैद्य जी को धन्यवाद देना पड़ता। धीरे धीरे वे गांव के संरक्षक बन गए थे। बिल्ले पहलवान अब दिन दिन भर लोगों के दरवाजों पर जाकर जनसेवा कर रहा था। कोई शादी हो, कोई झगड़ा हो, कोई झूठा केस हो, हर जगह उसकी मौजूदगी अनिवार्य होती जा रही थी। इन सब के बीच एक व्यक्ति था जो इस पूरे नाटक को चुपचाप देख रहा था, डॉक्टर श्रीवास्तव। वो जानता था कि ये बदलाव क्षणिक नहीं है, बल्कि स्थायी विकृति का संकेत है। एक शाम रंगनाथ और डॉक्टर श्रीवास्तव की मुलाकात हुई। दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे। थोड़ी देर खामोशी के बाद डॉक ने कहा, ये गांव अब वो नहीं रहा जहां लोग गन्ना उगाते थे, अब यहाँ लोग एक दूसरे को काटते हैं। रंगनाथ ने सिर झुकाया। वो जानता था जो चल रहा है वो केवल शुरुआत है। अध्याय 12। शिवपालगंज की राजनीति अब खुलकर रंग बदलने लगी थी। गांव में चुनाव की चर्चा जोरों पर थी। पंचायत चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन वैद्य जी और बिल्ले पहलवान की जोड़ी ने इसे अभी से अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। बिल्ले पहलवान हर गली में जाकर लोगों से हाथ मिलाता, बच्चों को टॉफी बांटता और बूढ़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेता। ये सब वैद्य जी की सलाह पर हो रहा था, जनभावना जीतने की पूरी रणनीति के साथ। स्कूल में अब पढ़ाई कम और षड्यंत्र ज्यादा होने लगे थे। मास्टर रामनाथ और मास्टर हरिराम के बीच शीत युद्ध सा माहौल था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते, कभी फाइलें छुपाई जाती तो कभी शिकायतें की जाती। रंगनाथ इस सब कुछ चुपचाप दिख रहा था। वो अब जान चुका था कि शिक्षा यहाँ केवल एक ढकोसला है, असली पढ़ाई तो यहाँ राजनीति और चालाकी की हो रही है। उसे लगने लगा था कि शिवपालगंज की हवा में ईमानदारी दम तोड़ चुकी है। इसी बीच एक और घटना हुई। गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा, जो कुछ समय पहले शहर में नौकरी करने गया था, वापस लौट आया। लेकिन अब वो बदला हुआ था। उसके पास पैसा था, कपड़े अलग थे और चलने का अंदाज किसी नेता जैसा था। गांव में फुसफुसाहट होने लगी, शहर जाकर कौन सा धंधा करता है ये। लेकिन वैद्य जी ने उसे अपने खेमे में शामिल कर लिया। नया खून है, काम आएगा। डॉक्टर श्रीवास्तव इस सबको देख समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अब चुप रहना सीख लिया था।
उन्हें पता था, विरोध करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसी दौरान रंगनाथ ने महसूस किया कि अब उसका यहाँ रुकना व्यर्थ है, लेकिन वो पूरी तरह से जा भी नहीं पा रहा था। कोई अदृश्य डोर उसे बांधे हुए की, शायद गांव की मिट्टी, शायद डॉक्टर श्रीवास्तव की संगति, या शायद उस व्यवस्था को करीब से देखने की जिज्ञासा। और उधर वैद्य जी, अब वे केवल वैद्य नहीं बल्कि एक स्थानीय नेता बन चुके थे। उनका हर वाक्य अब रणनीति से भरा होता, हर मुलाकात एक नया समीकरण बनाती। शिवपालगंज अब पूरी तरह एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका था और सब उसमें अपना अपना दांव चल रहे थे। अध्याय 13। शिवपालगंज की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। पंचायत चुनावों की हवा धीरे धीरे आंधी में बदल रही थी और गांव के हर कोने में सिर्फ एक ही चर्चा थी, अगला प्रधान कौन। वैद्य जी की रणनीति अब और ज्यादा गहरी हो गई थी। उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए हर जाति, हर मोहल्ले के बड़ों से व्यक्तिगत मुलाकातें शुरू कर दी थी। कोई बीमार हो तो दवा भिजवा देते, कोई दुखी हो तो सांत्वना देने पहुंच जाते। ये सब उनके चुनावी आचरण संहिता का हिस्सा था। उधर बिल्ले पहलवान की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अब सिर्फ पहलवान नहीं, गांव के यूथ आइकन के रूप में देखा जाने लगा था। बच्चों के बीच उसका रुतबा था, युवाओं में उसका अंदाज और बुजुर्गों में उसका विनम्र व्यवहार सबको आकर्षित कर रहा था। रंगनाथ अब इन घटनाओं को केवल एक दर्शक के रूप में नहीं, एक विश्लेषक की नज़र से देख रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि ग्रामीण राजनीति में जीतने के लिए किसी सिद्धांत या आदर्श की जरूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते, जाति समर्थन, चालाकी और भावनात्मक जुड़ाव ही असली हथियार होते हैं। इस बीच स्कूल में भी हलचल थी। चुनावी माहौल ने वहां के शिक्षकों को दो गुटों में बांट दिया था। एक गुट वैद्य जी के पक्ष में था तो दूसरा अंदर ही अंदर विरोधी नेताओं से जुड़ने की फिराक में। शिक्षा का माहौल पूरी तरह राजनीतिक हथियार में बदल चुका था। गांव में कुछ नवयुवक भी अब राजनीति में उतरने के लिए बेताब थे। वो आए दिन चौपाल में बैठकर न्याय, विकास, परिवर्तन की बातें करते, लेकिन हकीकत में वो बस वैद्य जी या उनके विरोधी खेमे में अपनी जगह तलाश रहे थे। और डॉक्टर श्रीवास्तव, जो अब भी शांत, समझदार और अलग थलग नजर आते थे, वो केवल रंगनाथ से ही कुछ बातें साझा करते। एक दिन उन्होंने कहा, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सिर्फ चुनाव नहीं, पूरा लोकनाट्य है। और इस नाटक में हर किरदार अपने चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा पहने हुए है। रंगनाथ चुप रहा, लेकिन अब वो जान चुका था कि शिवपालगंज की असली ताकत सियासत में नहीं बल्कि उस मानसिकता में छुपी है जो हर सच्चाई को भी झूठ और हर झूठ को भी सच बना देती है। अध्याय 14। गांव में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। लाउडस्पीकरों पर घोषणाएं होने लगी थीं, गलियों में चूने की लकीरें खिंचने लगी थीं और हर घर में धीरे धीरे एक राजनीतिक रंग चढ़ने लगा था। शिवपालगंज पूरी तरह निर्वाचनग्रस्त हो चुका था। वैद्य जी के दरबार में भी हलचल बढ़ गई थी। हर सुबह चौपाल पर तरह तरह के लोग हाजिर होते, कोई अपना नामांकन भरवाने का सपना लेकर, कोई विपक्षी उम्मीदवार की कमजोरियां गिनाने के लिए, तो कोई सिर्फ ये जानने के लिए कि वैद्य जी किसका समर्थन करेंगे। वैद्य जी ने अभी तक किसी को खुलकर समर्थन नहीं दिया था। उनकी यही चुप्पी सबसे बड़ी रणनीति थी। वे एक एक को बुलाकर व्यक्तिगत बातचीत करते, सबकी सुनते, पर किसी को ये आभास नहीं होने देते कि असल में उनका मोहर किस पर है। इस बीच रंगनाथ गांव के माहौल को गहराई से समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि एक तरफ जहां गांव के लोग वोट की राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते, वहीं दूसरी ओर नेताओं के लिए ये केवल एक वर्चस्व का खेल है। बिल्ले पहलवान अब और अधिक सक्रिय हो गया था। वो सुबह से शाम तक लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता, बच्चों को मिठाई बांटता और युवाओं को अपने साथ जोड़ता। वो एक जन नेता बनने की तैयारी में था। लेकिन दूसरी ओर वैद्य जी ने एक अलग चाल चली। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने पुराने वफादार सेवक शंभू पांडे को तैयार किया। शंभू में ना तो करिश्मा था, ना ही नेतृत्व की क्षमता, लेकिन वैद्य जी की मोहर ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। शंभू का नाम सामने आते ही गांव दो खेमों में बंट गया।
एक खेमा था जो वैद्य जी की रणनीति और पुरानी सेवा का सम्मान करता था। दूसरा खेमा था जो बिल्ले की सादगी और सीधा जुड़ाव देख चुका था। अब गांव की गलियों में चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बार वैद्य जी का जादू चलेगा या बिल्ले की पहलवानी। रंगनाथ अब इन सब के बीच तटस्थ था, पर मन ही मन वो समझ रहा था कि सत्ता का खेल केवल बाहरी नहीं, भीतरी और मानसिक भी होता है। और शिवपालगंज की राजनीति अब केवल पंचायत तक सीमित नहीं रही। ये उस समाज की गहराई से जुड़ गई थी जहां हर आदमी अपने अपने तरीके से सत्ता का एक टुकड़ा चाहता था। अध्याय 15। शिवपालगंज में चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर थी। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल पर एक ही चर्चा थी। कौन जीतेगा, बिल्ले पहलवान या शंभू पांडे? बिल्ले की तरफ युवा वर्ग पूरी तरह झुक चुका था। वो उन्हें अपनी आवाज, अपनी ताकत लगने लगा था। बिल्ले हर जगह जाकर लोगों से सीधा संवाद करता, झूठे वादे नहीं करता, पर भरोसा देता। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और बोलचाल में सादगी थी। वो जनता को एक नेता नहीं, अपना आदमी लगने लगा था। वहीं शंभू पांडे पूरी तरह वैद्य जी की छाया में था। वो खुद कोई भी भाषण या बयान नहीं देता। वैद्य जी ही उसके लिए रणनीति बनाते, लोगों को समझाते और पुराने संबंधों का लाभ उठाते। शंभू सिर्फ मुस्कुराता और चुप रहता। ये चुप्पी की राजनीति वैद्य जी की बनाई हुई चाल थी। चुनाव प्रचार में वैद्य जी का असर साफ दिख रहा था। गांव के बुजुर्ग, पुराने हितैषी, मंदिर के पुजारी, स्कूल के मास्टर जी जैसे लोग शंभू के साथ दिखने लगे थे। वैद्य जी धीरे धीरे वोटरों के विश्वास का संतुलन अपने पक्ष में खींच रहे थे। रंगनाथ अब एक पर्यवेक्षक की तरह इस पूरे चुनाव को देख रहा था। वो नोट करता कि किस तरह वैद्य जी हर इंसान की मनोवृत्ति पहचान कर उसके अनुसार चाल चलते हैं। किसे डर दिखाना है, किसे लालच देना है, किसे सिर्फ आशीर्वाद से जीत लेना है। उधर कॉलेज के लड़के, जो बिल्ले के सबसे बड़े समर्थक थे, नारे लगवाने, पोस्टर चिपकाने, प्रचार रथ सजाने में लगे थे। उनके बीच जोश था, लेकिन अनुभव नहीं। इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ आया। एक दिन गांव के एक नामी पंडित ने घोषणा कर दी कि चुनाव में शंभू की जीत निश्चित है, क्योंकि उसकी कुंडली में राजयोग है। ये बात आग की तरह फैली और कई भ्रमित मतदाता अब वैद्य जी की तरफ खिसकने लगे। लेकिन बिल्ले हार मानने वाला नहीं था। उसने अब प्रचार का तरीका बदल दिया। वो गांव के खेतों में मजदूरों के बीच जाकर बैठता, उनके साथ रोटी खाता, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। उसका उद्देश्य अब सिर्फ जीतना नहीं, गांव की मानसिकता बदलना भी बन गया था। इस चुनाव ने शिवपालगंज को दो भागों में बांट दिया था। एक ओर बदलाव की लहर, दूसरी ओर परंपरा की पकड़। और इसी बीच रंगनाथ को इस पूरे खेल में गांव की असली सोच, असली राजनीति और असली चेहरों की पहचान होने लगी थी। अध्याय 16। शिवपालगंज के वातावरण में अब केवल चुनाव की धड़कनें थीं। हर आदमी या तो उम्मीदवार था या किसी उम्मीदवार का समर्थक, या फिर दोनों से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद लगाए बैठा था। गांव अब धीरे धीरे राजनीति का मैदान नहीं, एक नाटक का मंच बन चुका था, जहां हर किरदार अपनी भूमिका पूरी तन्मयता से निभा रहा था। बिल्ले पहलवान की ओर से अब प्रचार और तेज हो गया था। उसने एक भव्य जुलूस निकाला, घोड़े, ढोल, बैंड बाजे और उसके समर्थकों की लंबी कतार। ये प्रदर्शन था उसकी ताकत का। जुलूस में गांव के युवाओं का जोश देखते ही बनता था। हर कोई बिल्ले के नाम के नारे लगा रहा था। दूसरी तरफ वैद्य जी शांत बैठे थे। उनका प्रचार दिखता नहीं था, लेकिन गहराई से काम करता था। वे अलग अलग घरों में जाकर महिलाओं से मिलते, बुजुर्गों से बातें करते, किसी को पुराने वादे याद दिलाते तो किसी को कल्याण का संकेत देते। उनके लिए राजनीति केवल शोर नहीं थी, बल्कि सूक्ष्म चालों का खेल थी। शंभू पांडे अब भी शांत था। वो सिर्फ मुस्कुराता और वैद्य जी की कही हर बात पर सिर हिला देता। रंगनाथ को ये बात और अधिक खटकने लगी थी। वो सोचता, क्या नेता वही होता है जो बोलता नहीं, सिर्फ वैद्य जी की कठपुतली बनकर चलता है? इसी बीच चुनाव आयोग का एक अधिकारी गांव में आया। नियमों की बातें होने लगी, क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन शिवपालगंज को इन नियमों से ज्यादा मतलब नहीं था। गांव की राजनीति अपने नियम खुद बनाती थी और खुद ही तोड़ती भी थी। बिल्ले ने अब एक और दांव खेला। उसने रात को एक भजन संध्या का आयोजन किया।
पूरी रात गांव के लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन भजन के साथ साथ चुनावी बातें भी चलती रहीं। लोग गाते भी थे और बिल्ले के पक्ष में खामोशी से समर्थन भी जताते थे। इसी बीच रंगनाथ को लगने लगा कि वो अब केवल दर्शक नहीं रह गया है, वो इस राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है, चाहे अनजाने में ही सही। वो वैद्य जी के प्रभाव को भी समझ रहा था और बिल्ले के संघर्ष को भी। गांव के लोग अब अधिक सतर्क हो गए थे। हर आदमी सोचने लगा, किसे वोट दें, बिल्ले को जो नया है लेकिन जोश में है, या शंभू को जो पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है लेकिन जिसके पीछे वैद्य जी जैसे मर्मज्ञ है। राजनीति अब महज मतों का नहीं, विश्वास का खेल बन चुकी थी, और शिवपालगंज का हर नागरिक अब एक मोहरे की तरह इस शतरंज पर खड़ा था, अपने अपने स्वार्थ, उम्मीद और भय के साथ। अध्याय 17। शिवपालगंज में चुनाव की सरगर्मियां अब अपने चरम पर थीं। गांव की गलियां, चौपाल, दुकानों के चबूतरे, हर जगह बस राजनीति की ही चर्चा थी। हर व्यक्ति किसी न किसी खेमे का समर्थक बन चुका था, और जो नहीं भी था वो कम से कम ये जरूर जानता था कि किससे क्या फायदा उठाया जा सकता है। वैद्य जी अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए थे। वो हर रोज अलग अलग टोलों में जाते, लोगों से मिलते और शंभू पांडे के पक्ष में समर्थन मांगते। लेकिन उनकी शैली प्रचार की नहीं, रिश्तों की होती। वो लोगों को कोई नारा नहीं देते, बल्कि याद दिलाते, पिछली बार तुम्हारे बेटे के इलाज में कौन खड़ा था, या तुम्हारी बहन की शादी में किसने चावल भिजवाए थे। दूसरी ओर बिल्ले पहलवान ने अब नई चाल चली। उसने अपने समर्थकों को अलग अलग टोले में भेजकर लोगों को अपना आदमी बताया। वो कहता, हम तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे बीच के हैं, हमें कोई वैद्य जी नहीं चलाता, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसमें एक अजीब आत्मसम्मान की भावना थी जो कई युवाओं को आकर्षित कर रही थी। लेकिन बुजुर्ग और परंपरावादी अब भी वैद्य जी की ओर झुके हुए थे। रंगनाथ अब खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर द्वंद्व से भर चुका था। वो एक ओर वैद्य जी की चतुर राजनीति को देखकर प्रभावित होता था, लेकिन दूसरी ओर बिल्ले की खुली बोलती मेहनत को देखकर उसे लगता था कि गांव में एक नई चेतना आनी चाहिए। एक दिन जब रंगनाथ अकेला बैठा था, तब रामादीन चपरासी आया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, का हो बाबूजी, आजकल बहुत सोचत हो, राजनीति में ईमानदारी खोजत हो। रंगनाथ मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। रामादीन आगे बोला, गांव में चुनाव तो बहाना, हाँ, असल खेल तो रिश्ता निभावे के, हाँ, जैसे वैद्य जी निभावत हैं। बाकी ई बिल्ले भी अब छोटा बच्चा नहीं रहे गायल। शिवपालगंज का हर आदमी अब राजनीतिक पंडित बन चुका था। हर किसी के पास अपने आंकलन थे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा। अंततः ये तय था कि ये चुनाव किसी नारे, किसी वादे, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि गांव की परंपरा और नई सोच के बीच की टक्कर है। और इस टक्कर में हार जीत सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं होगी, ये हार जीत गांव की सोच की होगी। अध्याय 18। चुनाव अब एकदम सिर पर था। शिवपालगंज में हर गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी कि कौन जीतेगा। गांव की हवा में बेचैनी घुल चुकी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वैद्य जी अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी निगाहें हर गतिविधि पर थीं। वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ तय कर रहे थे। उनकी रणनीतियों का असली खेल पर्दे के पीछे चलता था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को हर टोले में भेजा था, कोई रिश्तेदारी के नाम पर, कोई मजदूरी के नाम पर, कोई इलाज के नाम पर। बिल्ले पहलवान भी अब पूरे दमखम के साथ मैदान में था। वो अपने लोगों के साथ रोज सभा करता, हल्ला करता, नारे लगवाता, गरीब का साथी बिल्ले पहलवान। लेकिन उसकी ये आवाजें कई बार बिना असर के हवा में ही खो जाती थीं, क्योंकि शिवपालगंज के लोग सिर्फ नारे नहीं सुनते, वो याद रखते हैं किसने कब काम आया। रंगनाथ अब इस पूरे माहौल से घबराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पक्ष में खड़ा हो। एक और उसका मन कहता था कि वैद्य जी की राजनीति चालबाजी से भरी है, लेकिन दूसरी ओर बिल्ले की उग्रता भी उसे डराती थी। एक शाम वो बनारसी दास की दुकान पर बैठा था। चाय पीते हुए जब उसने बगल में बैठे मास्टर जी से पूछा, आखिर गांव को चाहिए क्या? मास्टर जी ने चुपचाप जवाब दिया, गांव को वो चाहिए जो उसे जैसे तैसे चलाए। सोचने की आदत तो रही नहीं। वैद्य जी गांव को चालू रखते हैं,
बिल्ले बदलाव की बात करता है, लेकिन बदलाव तो सबसे बड़ा डर होता है। रंगनाथ को ये जवाब भीतर तक छू गया। उधर चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। रात के अंधेरे में भी चुपचाप सौदेबाजियां हो रही थी। कुछ जगहों पर शराब बांटी जा रही थी, तो कहीं पर खर्चे की पोटलियां दी जा रही थी। सब कुछ वैद्य जी की व्यवस्था के तहत। लेकिन बिल्ले के पास ये सब नहीं था। उसके पास बस शब्द थे और जोश। अब शिवपालगंज एक निर्णायक मोड़ पर था। दो सोचें, दो रास्ते, दो प्रतीक। एक पुरानी राजनीति की जड़ें और एक नई ऊर्जा की लहर। और अब फैसला सिर्फ चुनाव नहीं था, ये भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला था। अध्याय 19। शिवपालगंज की जमीन तमतमाने लगी थी। अब बातें धीरे धीरे फुसफुसाहट से निकलकर ऊंचे सुरों में तब्दील हो रही थी। हर आदमी, हर औरत, हर नौजवान एक अदृश्य गर्मी में तप रहा था। वैद्य जी अब सड़कों पर कम और बैठकों में ज्यादा दिखने लगे थे। उनकी बैठकें अब खुले में नहीं बल्कि अंदरूनी कमरों में होने लगी थी, जहां चुने हुए लोग बुलाए जाते। पत्ते बंद रहते, बातें धीमे स्वर में होती और फैसले दूरगामी प्रभाव छोड़ते। बिल्ले पहलवान ने भी मैदान नहीं छोड़ा था। दिन भर साइकिल पर चक्कर काटता, भाषण देता, नुक्कड़ों पर भीड़ इकट्ठा करता। वो अब सीधा सवाल उठाने लगा था कि इतने सालों में गांव ने क्या पाया। उसकी आवाज में नाराजगी कम और चुनौती ज्यादा थी। शिवपालगंज के लोग अब असमंजस में थे। पुराना अनुभव या नया जोश, किसका साथ दें। वैद्य जी को लेकर लोगों में भरोसा था, लेकिन उनके तरीकों को लेकर सवाल भी थे। वही बिल्ले की साफगोई उन्हें आकर्षित करती थी, लेकिन डर भी था कि अगर वैद्य जी नाराज हो गए तो उनके बाद क्या बचेगा। रंगनाथ अब इस सब के बीच और भी उलझ चुका था। वो किसी की सीधी तरफ नहीं था, लेकिन सबकी निगाहें उस पर थीं, क्योंकि उसे वैद्य जी का करीबी समझा जाता था और उसकी चुप्पी को एक सिग्नल की तरह देखा जा रहा था। एक दिन शाम को जब गांव के मंदिर के सामने चौपाल लगी थी, वहां बहस छिड़ गई। एक बुजुर्ग बोले, हमने देखा है जमाना, नेता बदलने से गांव नहीं बदलता। तब एक नौजवान बोला, लेकिन जो बैठे हैं वो बदलने क्यों नहीं देते। ये टकराव अब विचारों का था। शिवपालगंज दो हिस्सों में बंटता दिख रहा था। एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ उम्मीद। और दोनों ही तरफ कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अध्याय 20। शिवपालगंज की राजनीति अब केवल बहसों और चुपचाप बैठकों तक सीमित नहीं रही थी। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सारा गांव जैसे मैदान में उतर आया हो। दीवारें नारों से भरने लगीं, नुक्कड़ों पर मुंह जबानी वाद विवाद शुरू हो गए और चौपानें अब सभा में तब्दील हो चुकी थीं। वैद्य जी का खेमा पूरी तैयारी से मैदान में था। हर गली, हर टोले में उनके लोग घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि किसके घर में क्या बोलना है, किसकी कमजोरी क्या है, ये सब पहले से तय था। उन्होंने लोगों को व्यक्तिगत रूप से टटोला, नाराजों को मनाया और नए चेहरों को अपने पक्ष में खींचा। दूसरी ओर बिल्ले पहलवान ने भी अपनी शैली में कमर कस ली थी। वो न पोस्टर लगवा रहा था, न दीवारें रंगवा रहा था। वो खुद लोगों के घर जाकर बात करता, सीधा सवाल पूछता। आप बताओ, तुम्हारे घर में किसने मदद की? तुम्हारे खेत में खड़े होकर तुम्हारी बात किसने सुनी? गांव के बीचों बीच अब एक अदृश्य रेखा खिंच गई थी। एक तरफ वैद्य जी का संगठित, अनुभवी और शक्तिशाली खेमा था, दूसरी तरफ बिल्ले का जनाधार, जो छोटे लेकिन दृढ़ और निडर लोगों से बना था। रंगनाथ इस पूरे घटनाक्रम को भीतर ही भीतर गहराई से महसूस कर रहा था। वो गांव की राजनीति से ऊपर उठकर समाज के उस ढांचे को देखने लगा था, जिसमें विचार, डर, दबाव और स्वार्थ सब कुछ मिला जुला चलता है। एक दिन जब वो अकेले खेत की मेड़ पर बैठा था, उसे महसूस हुआ कि ये केवल चुनाव नहीं, बल्कि एक संघर्ष है। सामाजिक चेतना बनाम परंपरा का, परिवर्तन बनाम डर का, और सबसे बढ़कर व्यक्ति बनाम व्यवस्था का। इस चुनाव में सिर्फ कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाना था, ये तय होना था कि शिवपालगंज आगे कैसे चलेगा। अध्याय 21। चुनाव का दिन धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था और शिवपालगंज का हर व्यक्ति अब या तो प्रचार का हिस्सा था या उसके प्रभाव में। गांव की गलियां केवल आवाजों से नहीं, बल्कि गुप्त चुप साजिशों से भी भरने लगी थीं।
वैद्य जी के समर्थकों ने प्रचार में चालाकी और अनुभव दोनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि हर वोट सिर्फ बहस से नहीं, बल्कि निजी लाभ से भी खींचा जा सकता है। किसी को बीमारी के इलाज का आश्वासन दिया गया, तो किसी को नौकरी में मदद की बात। कुछ जगहों पर तो वादा खुलेआम किया गया, मत डालो, बस हमारा काम होने दो। बिल्ले पहलवान ने भी अपनी जमीन छोड़ी नहीं। उसने गांव के उन युवाओं को जोड़ना शुरू किया जो बदलाव चाहते थे। बिना शोर मचाए वो खेतों, चौपालों और दुकानों पर जाकर सीधे लोगों से बात करता। उसकी भाषा सीधी थी, लेकिन उसमें जज्बा था। अगर तुम्हें डर लगता है तो मत बदलो, लेकिन अगर जीने का हक चाहिए तो खड़े हो जाओ। इस बीच रंगनाथ भी अधिक सजग हो गया था। अब वो केवल दर्शक नहीं रहना चाहता था। उसने महसूस किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी केवल तटस्थ रहकर बदलाव नहीं ला सकता। उसे लगने लगा कि शब्दों से ज्यादा असर कभी-कभी मौन कर्म करता है। गांव के कई बुजुर्गों को ये सब एक तमाशा लग रहा था। वे दीवारों पर चिपके पोस्टरों को देखकर कहते, ये सब दिखावा है, असली लड़ाई तो अंदर होती है, जहां मन डरता है और आत्मा बिक जाती है। ज्यों-ज्यों मतदान का दिन करीब आता गया, गांव का तापमान जैसे चुपचाप बढ़ता गया। चेहरों पर मुस्कानें थी, पर आंखों में आशंका। सब जानते थे कि ये चुनाव न तो सिर्फ सीट के लिए था, न ही केवल सम्मान के लिए। इसमें दांव पर थी गांव की आत्मा। अध्याय 22। शिवपालगंज की हवा अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी थी। एक और वैद्य जी का पुराना जाल, जो संबंधों, वादों और भय के ताने बाने से बुना गया था, और दूसरी ओर था एक धीरे धीरे जागता हुआ विरोध, जो अब खुलकर सामने आने लगा था। इस अध्याय में लेखक दिखाते हैं कि कैसे चुनावी प्रक्रिया, जो लोकतंत्र का उत्सव होनी चाहिए, गांव में एक अनकही हिंसा और साजिश का जरिया बन चुकी थी। वैद्य जी ने अपने पुराने शागिर्दों को सक्रिय कर दिया था। कोई तहसील से रिपोर्ट मंगवाता, कोई लोगों के जातिगत समीकरणों का हिसाब लगाता, और कोई बूढ़ों को उनके पूर्वजों की दुहाई देता। यहाँ तक कि कुछ घरों में तो रात को चुपचाप जाकर ये भी कह दिया गया कि अगर वोट उधर गया तो तुम्हारा खेत कौन देखेगा। दूसरी तरफ बिल्ले पहलवान ने गांव की दीवारों पर लिखवाना शुरू कर दिया था, शिवपालगंज को चाहिए नया सूरज। इस नारे ने कुछ युवाओं को जोड़ा, लेकिन वैद्य जी के पक्ष में बैठे बुजुर्ग हंसते हुए बोले, ये सब किताबों वाले ख्वाब हैं। रंगनाथ अब एक द्वंद्व में फंसा था। वो देख रहा था कि जो व्यवस्था इतने वर्षों से जमी थी, उसे कुछ शब्दों से नहीं हिलाया जा सकता। पर वो ये भी जान रहा था कि चुप्पी अब एक तरह की सहमति बनती जा रही है। चुनावी मतदाता सूची में भी हेर-फेर की बात उठी। कुछ नाम अचानक गायब पाए गए, कुछ के नाम दो-दो जगह मिल गए। गांव की चौपाल में ये चर्चा थी कि जिसके पास पहुंच है, उसी का नाम है। इस अध्याय के अंत तक माहौल गर्म हो जाता है। स्कूल के पास, जहां मतदान केंद्र बनने वाला था, वैद्य जी के लोग जोर शोर से तैयारियां करते हैं। वहां तक पहुंचने वाली सड़क को तक पाट दिया गया ताकि वोटर को रास्ता न भटके। शिवपालगंज अब दो रास्तों पर खड़ा था, एक जहां पुराने लोग बार बार एक ही घाव को सहलाना चाहते थे, और दूसरा जहां एक नई पीढ़ी दर्द से मुक्ति चाहती थी। अध्याय 23। चुनाव अब सिर पर था। शिवपालगंज की गलियां, चौपालें, दुकानें, चाय की टपरियां सब जैसे राजनीतिक रंग में रंग गई थीं। हर आदमी राजनीतिक विशेषज्ञ बन गया था और हर शाम नई अफवाह जन्म ले रही थी। इस अध्याय की शुरुआत होती है वैद्य जी की बैठक से। वहां उनके खास लोग बैठे थे, मंगलसेन, गुठली, गोधन और कुछ अन्य जो गुपचुप फाइलें लाए थे। वे बूथों की गणना कर रहे थे, कौन सा इलाका उनका गढ़ है, कहाँ विरोध की संभावना ज्यादा है। वैद्य जी बोले, जहां विरोध ज्यादा है वहां श्रद्धा ज्यादा जगानी होगी। उधर रंगनाथ एक अजीब मानसिक स्थिति में था। वो अब खुद से पूछने लगा था कि क्या बदलाव की कोई गुंजाइश बची है, या ये पूरा ढांचा इतना मजबूत और धूर्त है कि किसी भी सच को निगल लेता है। गांव में एक नया दृश्य उभरता है। मतदाता को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के उपहार बांटे जा रहे हैं। किसी को धोती, किसी को चप्पल, किसी को बीड़ी की गड्डी। ये सब इतने सादगीपूर्ण तरीके से हो रहा था कि देखने वाला कहे, सेवा भावना है।
इस अध्याय में पहली बार लेखक शिवपालगंज मॉडल का संकेत देते हैं, एक ऐसा तंत्र जो बाहर से लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ और अवसरवादी है। चुनाव से ठीक पहले गांव के एक मंदिर में एक विशेष पूजा रखवाई गई। इसे ग्राम कल्याण यज्ञ कहा गया, लेकिन असली मकसद था ग्रामीणों को धार्मिक भावनाओं से बांधकर वोट सुनिश्चित करना। रंगनाथ ने देखा कि इस यज्ञ के लिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से गांव के गरीबों को पहले आमंत्रित किया गया और फिर उन्हें प्रसाद के नाम पर राशन और पैसे दिए गए। ये अध्याय वैद्य जी की गहरी राजनीति का प्रमाण है। धर्म, जाति, भय और लालच का ऐसा मिश्रण कि विरोध करने वाला भी अनजाने में सहयोगी बन जाता है। अंत में लेखक बताते हैं कि शिवपालगंज का चुनाव अब केवल वोट देने की प्रक्रिया नहीं रह गया था, ये एक सामाजिक तमाशा बन गया था जहां नायक वही था जो सबसे अच्छा भ्रम पैदा कर सके। अध्याय 24। शिवपालगंज में शिक्षा और राजनीति का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका था। कॉलेज का हाल बेहाल था, लेकिन रसूखदार लोग अब भी अपना वर्चस्व बनाए रखने में लगे थे। वैद्य जी, जो पूरे गांव की सत्ता के केंद्र थे, अब और भी चतुराई से अपनी शतरंज को चालन चल रहे थे। रंगनाथ, जो अब तक गांव की सच्चाई और विडंबना को केवल देखकर सोचता था, अब उसे अनुभव करने लगा था। उसे समझ में आने लगा था कि यहाँ केवल सिद्धांतों से काम नहीं चलता, बल्कि व्यवहारिकता और राजनीतिक चातुर्य ही असली ताकत हैं। इस अध्याय में रंगनाथ की मनस्थिति में बदलाव साफ दिखता है। उसके विचारों में एक प्रकार की थकान, निराशा और हताशा आ जाती है। वो अब ये समझ चुका था कि व्यवस्था केवल गालियों से नहीं बदलती, बल्कि कभी-कभी उसमें शामिल होकर ही बदलाव लाने की संभावना होती है, हालांकि वो खुद ये रास्ता अपनाता नहीं। कॉलेज कमेटी की बैठकें अब महज औपचारिकता बन चुकी थीं। हर निर्णय पहले से तय होता था और उस पर बहस केवल दिखावा। विद्यार्थी, शिक्षक, प्रिंसिपल सबके अपने अपने स्वार्थ थे और सत्य, नीति, ईमानदारी जैसे शब्द अब केवल भाषणों में बच गए थे। गांव का माहौल धीरे धीरे एक ऐसे बंद घेरे जैसा बन गया था जहां बाहर से आया कोई भी आदमी या तो उसी रंग में रंग जाता है या फिर खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस करता है। यही अब रंगनाथ के साथ हो रहा था। गांव में बदलाव की उम्मीदें धुंधली होने लगी थीं और वैद्य जी जैसे लोगों की व्यवस्था पर पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अध्याय 25। शिवपालगंज की दुनिया अब रंगनाथ के लिए पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। उसने इस गांव के भीतर के राजनैतिक खेल, सामाजिक ढकोसले, दिखावे की नैतिकता और शिक्षा की खोखली व्यवस्था को पूरी तरह महसूस कर लिया था। इस अंतिम अध्याय में लेखक श्री लाल शुक्ल पूरे उपन्यास के सार को गहराई से समेटते हैं। रंगनाथ अब वापस शहर लौटने का फैसला करता है। वो जान चुका था कि ये गांव, जहां वो बदलाव की उम्मीद लेकर आया था, वहां बदलाव संभव नहीं जब तक लोग खुद नहीं बदलना चाहें। वैद्य जी की सत्ता अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उनके चारों तरफ लोग थे, चाटुकार, नेता, मास्टर, छात्र, कर्मचारी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां और स्वार्थ थे। शिवपालगंज एक ऐसा मंच बन चुका था जहां हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा था, लेकिन कोई भी ईमानदारी से नहीं जी रहा था। रंगनाथ की वापसी के समय उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी थी। उसने किसी से कोई विदाई नहीं ली, ना कोई घोषणा की। बस वो चला गया, उस गांव से, उस व्यवस्था से और शायद उस सोच से भी जो उसे वहां तक खींच लाई थी। राग दरबारी का ये अंत केवल एक पात्र के लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि उस उम्मीद के चुपचाप बुझने की कहानी है जो हर पढ़े लिखे युवा के भीतर होती है जब वो व्यवस्था को ठीक करने निकलता है और धीरे धीरे उसी व्यवस्था में उलझकर खुद भी थक जाता है। ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या व्यवस्था बदल सकती है, या जो बदलाव की सोचते हैं वो ही धीरे धीरे थक कर लौट जाते हैं। तो ये थी राग दरबारी की पूरी कहानी, एक व्यंग जो गांव की राजनीति, शिक्षा और समाज के खोखलेपन को बेहद सटीक और तीखे अंदाज में हमारे सामने रखता है। श्रीलाल शुक्ल ने न सिर्फ एक उपन्यास लिखा, बल्कि भारतीय समाज की उस परत को उघाड़ा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही क्लासिक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, क्योंकि कहानियाँ कभी मरती नहीं।